कनाडा के लिए फ़्लाइट्स जो कि हैं कैंसिल कर दी गई हैं, तो उसका इम्पैक्ट बच्चों पे क्या है? कि क्या ये बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट है? उनको क्या लगता है कि फ़्लाइट 3 महीने, 6 महीने, 1 साल नहीं चलेंगी? अगर बच्चे का वीज़ा आ गया है तो उसको अपना कोर्स इमीडिएटली रजिस्टर कर लेना चाहिए। कोई कैनेडियन एम्बेसी ने एक नई न्यूज़ अपडेट करी है सितंबर इनटेक को लेकर। अगर आप अपनी फाइल 15 मई के बाद लगाओगे तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप सितंबर इनटेक का कोर्स जो है कनाडा में बैठ के स्टार्ट कर पाओगे। सितंबर इनटेक के लिए समय ऑलमोस्ट खत्म हो गया जी। जनवरी इनटेक सच में थिंक पॉजिटिव, जनवरी इनटेक बहुत बड़ा जाने वाला है। यूएस बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन रहा है इस बच्चों के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। अनडाउटेडली यूएस एजुकेशन वर्ल्ड की नंबर 1 एजुकेशन है जी, इसमें कोई शक नहीं। अगर वीज़ा नहीं तो फीस नहीं। कई कंसल्टेंट क्या है कि वो आज की डेट में एक फाइनेंसर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो यूएसए कनाडा से भी बढ़िया ऑप्शन है। सर कंसल्टेंट्स के दावा करते हैं कि उनका सक्सेस रेट जो 100% है। जब सारा कुछ एम्बेसी के हाथ में है तो आप गारंटी कैसे ले सकते? हेलो एवरीवन, दिस इज मी तमन्ना बेदी एंड यू आर वाचिंग द समर न्यूज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं इमिग्रेशन मैटर्स के बारे में और उन स्टूडेंट्स के लिए सारे अपडेट्स लेकर आते हैं जो कि फॉरेन स्टडी के लिए जाना चाहते हैं। सो आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं कैप्री एजुकेशन एंड इमिग्रेशन से मिस्टर नितिन चावला। सर वेलकम टू आवर प्रोग्राम। थैंक यू मैम। सर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कैप्री एक बहुत ही पॉपुलर नेम है इमिग्रेशन इंडस्ट्री, लेकिन फिर भी हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार बताएं कैप्री एजुकेशन के बारे में। कैप्री एजुकेशन मैम हमने स्टार्ट किया 2002 में, आज से 19 साल पहले 5 जनवरी 2002 को, और एक विज़न के साथ स्टार्ट किया गया था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर सही गाइडेंस नहीं ले पाते हैं तो कहीं ना कहीं वो रास्ते से भटक जाते हैं। उस समय की बात करूँ, अगर 19 साल पहले की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, या लोग नहीं थे, या लोगों को पता नहीं था कि आइल्स है या स्पोकन इंग्लिश कोई प्रोडक्ट है या वीज़ा कंसल्टेंसीज हैं या पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना है। एक ड्रास्टिक चेंज आ गया है पिछले 7-8 सालों में। हालांकि तब भी लोग जाते थे, तब ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा डिमांड में रहता था, लेकिन 2014-15 से कनाडा खुलने के बाद एकदम से मेजर चेंज आ गया है। आज मैं कहूँगा कि हर दूसरा स्टूडेंट जो है उसका एक ही ड्रीम है फॉरेन एजुकेशन, और कैप्री एजुकेशन शुरू से लेकर आज तक इसमें बहुत ही अच्छा रोल जो है वो प्ले करता आया है। जेन्युइन सर्विसेज, ट्रांसपेरेंट सर्विसेज देते हुए, और जो कभी भी अनमैचेबल इन दी इंडस्ट्री ही कहलाई जाती है। जी सर, आपने इमिग्रेशन इंडस्ट्री की बात करी, पहले कैसा सिनेरियो था और आज कैसा है। यकीनन उसमें भी चेंजेस आए, लेकिन कुछ चेंजेस जो है कोरोना वायरस की वजह से भी आए, लॉकडाउन की वजह से भी आए, जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट है जो बाहर जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्रीज़ में, उनके ऊपर पड़ा है। अगर मैं बात करूं कनाडा की, सर जैसे कि कनाडा के लिए फ़्लाइट्स जो कि हैं कैंसिल कर दी गई हैं, तो उसका इम्पैक्ट बच्चों पे क्या है? देखिए इम्पैक्ट तो है, लेकिन क्या समझते हैं लोग कि क्या ये बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट है? उनको क्या लगता है कि फ़्लाइट 3 महीने, 6 महीने, 1 साल नहीं चलेंगी? रॉन्ग। ये एक टेम्परेरी फेस है। पहले भी फ्लाइट्स बंद हुई हैं, ये कोई नया काम नहीं है। लास्ट ईयर भी ये प्रॉब्लम आई है। इट इज़ फॉर द टेम्परेरी। क्या लगता है कि 1 महीने के लिए बंद हो जाएगी, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन, बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा तो नहीं। तो अगर एक ऐसा फेस है तो हमें उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लासेस हैं जो कनाडा दे रहा है, यहाँ कई सारी चीज़ें मेंशन करने वाली हैं। जैसे अगर बच्चे का वीज़ा आ गया है तो उसको अपना कोर्स इमीडिएटली रजिस्टर कर लेना चाहिए, और मई इनटेक में उसको अपना सेशन जो है वो स्टार्ट कर लेना चाहिए, और वो ऑनलाइन स्टार्ट कर सकता है। अभी थोड़े दिन पहले ही 23 तारीख के बाद इन्होंने फ्लाइट्स जो है वो बंद करी है। इससे पहले तो बच्चा ट्रैवल कर रहा था। मैं समझता हूँ 25-30-40% बच्चा जो है वो जा चुका है। अगर बाकी 40-50% बच्चा अगर रह गया जाने वाला, तो देयर इज नो हार्म, बच्चा भी अपना कोर्स स्टार्ट कर सकता है। एक सेमेस्टर की सिर्फ बात है, एक सेमेस्टर 4 महीने पढ़ने के बाद यू विल बी एबल टू गो टू कनाडा एंड स्टार्ट अ रेगुलर कोर्स ओवर देयर। देयर इज नो हार्म अगर कुछ ऐसा होता है तो इसमें इतना पैनिक होने वाली सिचुएशन जो है वो नहीं है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना कि इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सर ये तो चलो फ्लाइट्स की बात होगी, लेकिन अगर कलेक्टिवली बात करें तो वैसे करंट सिनेरियो कनाडा का क्या रहेगा? करंट सिनेरियो आज का ही सुन लिए जी। कल रात को ही कैनेडियन एम्बेसी ने एक नई न्यूज़ अपडेट करी है सितंबर इनटेक को लेके। अगर आप सितंबर 2021 में कनाडा जाके पढ़ना चाहते हैं तो आपकी फाइल एम्बेसी में 15 मई तक लग जानी चाहिए। ओके, ये बड़ी न्यूज़ है।
जी, सितंबर 2021 जनरली क्या होता है कि सितंबर इनटेक में अगर बच्चे को जाना है पढ़ने के लिए तो वो 31 जुलाई या 1 अगस्त तक या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 3, 4, 5 अगस्त तक हम लोग फाइलें लगाते रहते, 10 अगस्त तक भी लगाते रहते थे, क्योंकि पता था 2 से 3 हफ्ते में डिसीजन आ जाना है। आज एम्बेसी क्या कह रही है? आज एम्बेसी ये कह रही है कि अगर आप 15 मई से पहले फाइल लगाएंगे तो उसका डिसीजन हम आपको 6 अगस्त तक देंगे। 15 मई से 6 अगस्त तक का वो पीरियड लेंगे आपको डिसीजन देने के। साफ साफ शब्दों में canada.ca के ऊपर उन्होंने लिख दिया है कि अगर आप अपनी फाइल 15 मई के बाद लगाओगे तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप सितंबर इनटेक का कोर्स जो है कनाडा में बैठ के स्टार्ट कर पाओगे। तो ये एक बड़ा मेजर चेंज है जी। तो इस चेंज के लिए वी शुड बी प्रिपेयर्ड। तो जिन स्टूडेंट्स की ऑफर लेटर आ चुकी है वो 15 मई से पहले अपनी फीस और GIC पे करके अपनी फाइल जो है वो एम्बेसी में लगवा लें। और जिन लोगों की फाइल आने वाली है, जो ऑफर लेटर आने वाली है, अगर उनकी 5 मई तक या 10 मई तक ऑफर लेटर आ जाती है तो अपने आप को बहुत लकी समझे, नहीं तो सितंबर इनटेक के लिए समय ऑलमोस्ट खत्म हो गया जी। मैं ये समझता हूँ कि 25 से 30% बच्चा ही है जो वो सितंबर इनटेक में जा पाएगा। और जनवरी इनटेक सच में थिंक पॉजिटिव, जनवरी इनटेक बहुत बड़ा जाने वाला है जी। सो बिल्कुल इस बैकलॉग के बाद जो कि आप जनवरी इनटेक के लिए पूरे होपफुल रह सकते हैं। सर यहाँ पर मैं यूएस के बारे में भी बात करना चाहूँगी, क्योंकि एट प्रेजेंट जो कनाडा ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस कर दी हैं तो यूएस बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन रहा है इस बच्चों के लिए। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कितना स्कोपफुल है। अनडाउटेडली यूएस एजुकेशन वर्ल्ड की नंबर 1 एजुकेशन है जी, इसमें कोई शक नहीं है। कंट्री नंबर 1 है, इसमें कोई शक नहीं है। डिपेंड करता है सिर्फ इंटरव्यू के ऊपर। यूएसए में तो विदाउट आइल्स अप्लाई कर लीजिए, विद आइल्स, विदाउट आइल्स, 5.5 बैंड, 2 साल का गैप, 5 साल का गैप। यूएसए की सबसे बड़ी बात और सबसे बढ़िया बात यह है कि सारी फीस जाती है वीजा आने के बाद। अगर वीजा नहीं तो फीस नहीं, ऐसे लगता है। सर यहाँ पे मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, कुछ कंसल्टेंट ये दावा करते हैं कि जो फीस है वो वीज़ा के बाद होगी, इसमें कितनी सच्चाई है? मैम देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है जी कि जहाँ तक बात आती है यूएसए की और न्यूजीलैंड की और सिंगापुर की और साइप्रस की, ये 4 कंट्रियाँ ऐसी हैं जो फीस लेती ही वीज़ा आने के बाद है। ओके। कनाडा फीस वीज़ा आने से पहले लेता है। कई कंसल्टेंट क्या है कि वो आज की डेट में एक फाइनेंसर का रोल प्ले कर रहे हैं कि वो अपनी तरफ से पैसा लगा देते हैं और अगर बच्चे का वीज़ा आ गया तो वो उससे कुछ बड़ा चढ़ा के अमाउंट ले ली जाती है, नहीं तो उतना है। हम लोग ऐसी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। यूएसए वैसे ही फीस जो है वो ट्यूशन फीस जो है वो वीज़ा आने के बाद लेता है। सिर्फ आपको एम्बेसी फीस और सेविस की फीस आपको पे करनी है और आप ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो या आप अपनी फाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं ये समझता हूँ कि अगर बच्चा कॉन्फिडेंट है, अगर कैंडिडेट कॉन्फिडेंट है, उसके स्पीकिंग स्किल्स अच्छे हैं, उसके फेस के ऊपर कॉन्फिडेंस है, वो इंटरव्यू से नहीं डरता है, तो यूएसए कनाडा से भी बढ़िया ऑप्शन है। और यूएसए ने ट्रैवल बैन नहीं किया है जी। ओके जी, मैं यही पूछने वाली थी, क्या यूएस का ट्रैवल ओपन है? यस मैम, यूएसए का ट्रैवल ओपन है। यूएसए तो विजिटर्स के लिए भी ओपन है। अगर आपके पास विजिटर्स वीज़ा है, B1 B2 का वीज़ा भी अगर आपका लगा हुआ है, 10 साल का मल्टीपल एंट्री भी लगा हुआ है, तो भी आप यूएसए ट्रैवल कर सकते हैं। पूरी दुनिया ने ट्रैवल बैन लगा दिया है जी। यूएसए अभी भी ओपन है, पीपल आर गोइंग टू यूएसए और अपॉइंटमेंट स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी मिल रही है। तो बिल्कुल ऐसे सिचुएशन में जहां पर सभी कंट्रीज ने कहीं ना कहीं खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है, एंट्रीज रिस्ट्रिक्ट कर ली है, तो यूएस ने जैसे कि सबको वेलकम किया हुआ है, बहुत बड़ी खबर है जी मैम। और स्टूडेंट्स को मैं ये चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स कनाडा के लिए नहीं कर पाए हैं क्लेम और ये समझ रहे हैं कि अभी हम कनाडा इस सेशन में नहीं कर पाएंगे या अभी पॉसिबिलिटीज उनको कम लग रही हैं, तो यूएसए उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर वो यूएस जाना चाहते हैं तो हमारे थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। 15 से 20 दिन के बीच में ऑफर लेटर आ जाती है, उसके बाद उनके फंड्स चेक होते हैं, I-20 इशू हो जाती है। I-20 इशू होने के बाद वो अपने इंटरव्यू के लिए, उनकी इंटरव्यू हम लोग अपॉइंटमेंट लेके देते हैं, एम्बेसी से इंटरव्यू पे जाते हैं। अगर इंटरव्यू में वो क्लियर कर लेते हैं तो ऑन दी स्पॉट एम्बेसी इनको वीज़ा ऑफिसर बता देता है कि आपका वीज़ा अप्रूव्ड है या वीज़ा डिक्लाइंड है। तो सबसे बड़ी बात है, अगर वीज़ा अप्रूव है तो बच्चा फीस जमा करवाता है और फ्लाई कर जाता है, नहीं तो बैड लक। सर कंसल्टेंट्स के दावा करते हैं कि उनका सक्सेस रेट जो 100% है। ऑनेस्टली कैप्री का सक्सेस रेट क्या है? मैम 100% एक वर्ड ही गलत है। मैं ये समझता हूँ कि 100% एक रॉन्ग वर्ड है, गारंटी एक रॉन्ग वर्ड है। जब सारा कुछ एम्बेसी के हाथ में है तो आप गारंटी कैसे दे सकते हैं? कौन ले सकता है गारंटी? कौन ये कह सकता है कि मेरी एम्बेसी में सेटिंग है या मैं एक गारंटी है कि वीज़ा आ जाएगा? इट इज़ नेवर 100%। एम्बेसी थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल डिपार्टमेंट भी है। मैंने कम टू कनाडा, तो मैं कनाडा की बात करूँ तो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल भी है। कई बार तो 7-8 बैंड वाला बच्चा भी रिफ्यूज़ल फेस कर सकता है, तो कई बार 5-5.5 वाले बच्चे के भी जो वीज़ा जो है वो आ जाते हैं। कैप्री की ग्राउंड रियलिटी मैं क्या बताऊँ, वो तो लोग बताते हैं। क्लोज टू 100% है जी।
अगर 1000 वीज़ास के पीछे अगर 1 या 2 रिफ्यूज़ल्स आती भी हैं तो हम लोग उस चीज़ को कोई भी वो मायने रखती ही नहीं है। आप ये समझिए इट इज़ 99.9% सक्सेस रेट है। और उस सक्सेस के पीछे रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। रीज़न है 6i जॉब। फाइल बनाते हैं एक टीम, उसको चेक करती है दूसरी टीम और उसको क्रॉस चेक करती है तीसरी टीम। उससे भी बड़ी बात, फाइल लगाने से पहले स्टूडेंट को यहाँ बुलाया जाता है हमारे ऑफिस में। आप कभी भी देखिए हमारे ऑफिस में ये प्रैक्टिस की जाती है कि स्टूडेंट को ऑफिस में बुला के उसके सामने फाइल बनाई जाती है और उससे क्रॉस चेक करवाई जाती है कि तुम देख लो एक बार क्रॉस चेक करो इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ मिस्टेक और समथिंग। हम लोग वी कैन नॉट टेक द गारंटी ऑफ द वीज़ा, लेकिन हम लोग वी कैन टेक द गारंटी ऑफ आवर वर्क। हम लोग अपने काम की तो 100% गारंटी लेते हैं ना कि जो हमने किया वो सबसे बेस्ट है। सो बेसिकली बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ काम। सर करंट सिनेरियो को कंसिडर करते हुए आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाहूँगा जी कि अगर आपकी ऑफर लेटर आ गई है तो आप फटाफट से फीस जमा करवाइए और 15 मई से पहले अपनी फाइल जो है वो लॉन्च करवा लीजिए एम्बेसी में, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी ऑफर लेटर कनाडा के लिए अभी सितंबर इनटेक के लिए नहीं आई है और वो 15 मई तक नहीं भी आती है तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जनवरी इनटेक बहुत बड़ा इनटेक है, हर तरह के कोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं और आप नेक्स्ट इनटेक के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। सो आई होप कि हमारे व्यूअर्स की सभी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी। इफ़ नॉट तो आप स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, वहां पर कॉल करके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और जूम मीटिंग भी कर सकते हैं। अगली बार फिर से मिलेंगे कुछ और करंट सिनेरियोज के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द समर न्यूज़।